गाइस, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को शनिवार सुबह 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं आदित्य L1 की। ऐसा क्या होने वाला था कि जो इसरो को आदित्य L1 को लॉन्च करना पड़ा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम आदित्य L1 से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में बात करते हैं। अब तक भारतीय वैज्ञानिक सूर्य के अध्ययन के लिए जमीन से टेलीस्कोप का सहारा लिया करते थे या फिर नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के मिशन से मिले आंकड़ों पर भरोसा करते थे। लेकिन अब भारत खुद सूरज की ओर छलांग लगा चुका है। इसरो अपने पहले सूर्य मिशन PSLV C-57 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट C-57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को शनिवार सुबह 11:50 पर की गई। सबसे पहले जानिए इस रॉकेट के बारे में। यह PSLV रॉकेट की 59वीं उड़ान है और PSLV XL वेरिएंट की 25वीं उड़ान है। यह रॉकेट 145.62 फीट यानी कि 44.4 मीटर लंबा है। लॉन्च के समय वजन 321 टन रहता है। यह 4 स्टेज का रॉकेट है, 6 स्ट्रैप ऑन होता है। PSLV XL रॉकेट ने आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ा क्योंकि 235 किलोमीटर से 19,500 किलोमीटर की पेरिजी अंडाकार कक्षा है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो गया। यह इस रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा समय की। इससे पहले इतनी लंबी यात्रा साल 2021 में ब्राज़ील के अमेजोनिया समेत 18 सैटेलाइटों की उड़ान थी। उसमें 1 घंटा 55 मिनट का समय लगा था। उससे पहले सितंबर 2016 में इस रॉकेट ने 2 घंटे 15 मिनट की उड़ान की। तब इसने 8 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा था। आदित्य L1 सूर्य का ही दूसरा नाम है और लैग्रांज पॉइंट 1 पर इसे स्थित किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से इतनी अधिक दूरी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है और पृथ्वी और लैग्रांज पॉइंट 1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, यानी कि 9,30,000 मील है, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 1% है, जो चांद से 4 गुना दूरी तय करेगा। यानी आदित्य L1 सूरज से 14.85 करोड़ किलोमीटर दूरी से सूर्य की स्टडी करेगा। यहाँ से भारत लगातार सूरज पर नज़र रख सकेगा। आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट 1 तक पहुंचाने में 4 महीने का समय लगेगा, यानी कि 125 से 127 दिन लगेंगे। आदित्य L1 5 साल तक लैग्रांज पॉइंट 1 पर रहेगा। पृथ्वी और सूर्य के 5 लैग्रांज पॉइंट हैं, पर आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट 1 पर ही क्यों स्थित किया जाएगा? लैग्रांज पॉइंट एक ऐसा बिंदु जहां पर 2 कैलेस्टिकल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है, गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। लैग्रांज पॉइंट 1 पर भी पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक स्थिर बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलन होता है। इस बिंदु पर स्थित कोई भी वस्तु, चाहे वह ग्रह हो, उपग्रह हो या अंतरिक्ष यान हो, बिना किसी अंतरिक्ष ईंधन का उपयोग किए पृथ्वी और सूरज के बीच निरंतर रूप से चलती रहेगी। L1 बिंदु के चारों ओर
प्रभाव मंडल कक्षा में रखे गए सैटेलाइट को बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। इसीलिए लैग्रांज पॉइंट 1 पर आदित्य L1 को स्थित किया गया है। आपको बता दें कि सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सन के बाहरी एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा। इसका मतलब साफ है कि आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब पहुंचेगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य 4.5 अरब वर्ष पुराना है। सन की कोर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसों के मिश्रण से बनी होती है, जो एनर्जी, सनलाइट और हीट ऊर्जा देती है। सूर्य की कोर का टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सूर्य का रेडिएटिव जोन 70% होता है, कन्वेक्टिव जोन 30% होता है, फिर फोटोस्फीयर सरफेस जो 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, फिर क्रोमोस्फीयर 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। ट्रांजिशन रीजन पतली लेयर, फिर कोरियन जिसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक फिर से बढ़ जाता है। आदित्य L1 के उपकरण क्या क्या उपकरण भेजे गए हैं? नंबर 1 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 2 सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्स। नंबर 3 प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य पापा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। और आपका अंतिम है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ PLC। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि आदित्य L1 द्वारा लिए गए ये सभी पार्ट 7 पेलोड हैं ये, और ये देश में ही विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए। एक तो कारण यह था भारत का आदित्य L1 भेजे जाने का कि अभी तक भारत दूसरे देशों से सूर्य की जानकारी जुटाता था। अब भारत खुद सूरज की सतह का विश्लेषण करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कनाडा का 1989 का ब्लैक डे। 34 साल पहले क्या हुआ था कनाडा में? कहानी है 1989। तब 10 मार्च 1989 को एस्ट्रोनॉट्स ने सूरज में एक भयानक विस्फोट को देखा था। इसके कुछ ही घंटों के बाद सूरज से अरबों टन गैसों का एक गुब्बारा रिलीज हुआ था। ये इतना धमाकेदार था मानो हजारों न्यूक्लियर बम एक साथ फट गए हों। इससे एक सौर तूफान उठा जो कई लाख किलोमीटर की गति से सीधा धरती की ओर बढ़ा। इस सौर तूफान और लपटों ने शॉर्ट वेव रेडियो सिग्नल्स को बाधित किया और इससे पूरे यूरोप और रूस में रेडियो सिग्नल्स जाम हो गए। इसके बाद 12 मार्च की शाम तक सौर प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ने धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला बोल दिया। इसका असर ये हुआ कि नॉर्वे ने देखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स को लोग फ्लोरिडा और क्यूबा तक से देख सकते थे। धरती के इस मैग्नेटिक डिस्बैलेंस ने उत्तरी अमेरिका की जमीन के नीचे इलेक्ट्रिक करंट तैयार किया। फिर आया वो काला दिन जिसने इतिहास में जगह बनाई। 13 मार्च तड़के 2:44 पर इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट ने कनाडा के क्यूबेक शहर के पावर ग्रिड में एक कमजोरी को पकड़ लिया और महज 2 मिनट में क्यूबा का पूरा पावर ग्रिड उड़ गया और कनाडा ने अपने इतिहास के सबसे बड़े ब्लैकआउट में से एक का सामना किया। इकोनॉमी पर इससे क्या असर पड़ा? इससे इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ।
चूँकि ये वीक डे था यानी मंगलवार का दिन था। 12 घंटे के इस ब्लैकआउट की वजह से लाखों लोगों ने खुद को अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन टनल्स, डार्क ऑफिस बिल्डिंग और रुके हुए एलिवेटर्स में अटका पाया। इसने बिजनेस और स्कूल को रोक दिया और डोरवाल एयरपोर्ट और मॉन्ट्रियल मेट्रो को बंद करना पड़ा। सिर्फ कनाडा के क्यूबॉक ही नहीं बल्कि अमेरिका के कुछ बिजली घर, न्यूयॉर्क में 150 मेगावाट और न्यू इंग्लैंड पावर पूल को 1410 मेगावाट बिजली का नुकसान उठाना पड़ा। इन सभी वजह से महज 12 घंटे में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसी प्रकार अभी सूरज की लपटों की वजह से इस साल अप्रैल में हिंद महासागर के ऊपर भी असर पड़ा। spaceweather.com की रिपोर्ट के मुताबिक इसने हिंद महासागर के ऊपर थोड़ी देर के लिए शॉर्ट वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी के ब्लैकआउट अंजाम दिए, इसलिए आदित्य L1 को भेजना जरूरी हो गया था। शोर तूफान से दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित होने की समस्या रहती है। इसे लेकर अमेरिका ने 2017 के आसपास एक अध्ययन किया। इसके हिसाब से अमेरिका में घटे अधिकतर ब्लैकआउट में धरती का इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ना वजह पाई गई। अध्ययन में कहा गया कि ये अमेरिका की 66% जनता को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हर दिन 42 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर इस गणना को 2023 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये आज की तारीख में अमेरिका को हर रोज 52 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इकोनॉमी लॉस का कनेक्शन सिर्फ अमेरिका के आधार पर ही इतना बड़ा है, इसके वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर का अंदाज़ा भी अभी लगाना मुश्किल है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और अपने छोटे बहन भाइयों को शेयर करें। थैंक यू गाइस।